ये लास्ट सेशन है हमारा। और इस सेशन में हम सिर्फ और सिर्फ बेसिकली ये सेशन हमारा कंडक्ट नहीं हो रहा था। हम 4 सेशन में ही जो चीज़ें कंप्लीट कर चुके होते, कुछ चीज़ें थी जो कि रह गई थी, वो कुछ चीज़ें हम कवर करेंगे अभी। तो ऑब्वियसली ये जो सेशन है ये रिमेनिंग जो सेशन हुए थे उनसे छोटा होगा। वो तकरीबन 2 आवर्स प्लस के सेशंस थे। ये 2 आवर्स तक नहीं जाएगा, उससे पहले पहले मेरा अपना ख्याल है कि ये कंप्लीट हो जाएगा। और इस सेशन में हम क्या कर रहे होंगे, इस सेशन में हम डिबेंचर्स से रिलेटेड फाइलिंग को देख रहे होंगे, वाइंडिंग अप से रिलेटेड कौन कौन सी फाइलिंग है कंपनीज एक्ट के अंडर में, वो देख रहे होंगे। और फिर उसके बाद एक दफ़ा SECP की जो ई पोर्टल है हम उसे देख रहे होंगे। ये 3 काम हम करेंगे, ये हमारा टारगेट है और हमारा जो कंप्लीट ये कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं कंपनी के, पाकिस्तानी बिजनेस किस तरीके से हो सकते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर मौजूद हैं, फिर कैसे इनकॉर्पोरेट होगी, फिर कौन कौन सी रेगुलेशंस जो है वो इम्पेक्ट करती हैं। इसके अलावा इशू ऑफ शेयर्स का चेंज इन स्टेटस, चेंजेस इन नेम, चेंजेस इन रजिस्टर्ड ऑफिस, फॉर्म A29 एनुअल कॉर्पोरेट फाइलिंग, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मॉर्गेजेस से रिलेटेड चीज़ें ये कवर कर ली है, अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप से रिलेटेड चीज़ें कवर कर ली हैं। आपका बेयरर इंस्ट्रूमेंट के इशू से रिलेटेड चीज़ें कवर कर ली हैं, चाहे वो डेट इंस्ट्रूमेंट हो या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो, ये सब हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हमने जो लास्ट सेशन में कुछ फॉर्म्स छोड़े थे वहां से स्टार्ट ले लेते हैं। मेरे ख्याल में पहले जो हमने छोड़ा था वो शायद फॉर्म 13 था। फॉर्म 13 एंड 14 ये डिबेंचर्स और रिडीमेबल कैपिटल से रिलेट करता है। ये बेसिकली डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। कंपनी इन इंस्ट्रूमेंट्स को इशू करके अपनी डेट्स क्रिएट करती है, लाइबिलिटी ले रही होती है, जो लाइबिलिटी उसे फ्यूचर में पे ऑफ करनी होती है। अब वो किसी भी शक्ल में पे ऑफ हो सकती है, वो इन टर्म्स ऑफ मनी भी पे ऑफ हो सकती है, वो ऐसा भी हो सकता है कि वो इसके शेप में कोई इक्विटी इंस्ट्रूमेंट या कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो है वो इशू कर रहे हैं। यूजुअली ये इन टर्म्स ऑफ मनी जो है वो सेटल्ड हो जाती है। अब जब आप डिबेंचर्स इशू करने जाते हैं, जब आप डिबेंचर्स इशू करने, आवाज सही है मेरी? जब आप डिबेंचर्स इशू करने जाते हैं तो ऐसा भी होता है कि डिबेंचर्स इशू करते हुए आपको मैंडेटरी है कि कोई चीज़, कोई एसेट, कैसे भी एसेट हो, वो आपको एज सिक्योरिटी रखवाना पड़ता है जो कि डिबेंचर की अमाउंट को कवर करेगा। सही। क्या रखवाना पड़ता है? रखवाने का मतलब उसके ऊपर चार्ज क्रिएट करवाना पड़ता है। अब चार्जेस से रिलेटेड हम चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं कि मॉर्गेज चार्जेस और प्लेज से रिलेटेड चीज़ें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि इसकी पहले एक डीड बनती है, वो वेरीफाई होती है, वेरीफाई होने के बाद जो है ये फाइलिंग हो रही होती है SECP में रजिस्ट्रार को। सेम वही प्रोसेस है, इसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्म 13, आप जो डिबेंचर्स इशू करते हैं ना वो एक सीरीज में इशू करते हैं। सही है, डिबेंचर्स जो इशू करते हैं वो एक सीरीज में इशू किए जाते हैं, 1 से लेकर के 10 तक। सही नंबर्स आप इशू कर रहे हैं, तो वो जो सीरीज है, वो सीरीज, इंटायर सीरीज जो है वो रजिस्टर्ड होती है, पहले रिपोर्ट की जाती है वो सीरीज। अब अगर उस सीरीज में आप फर्दर कोई डिबेंचर्स या रिडीमेबल कैपिटल आप फर्दर कोई इशू कर रहे हैं तो फर्दर उसकी फाइलिंग हो रही होती है। यानी 2 स्टेप है, पहला सीरीज
आप जब इशू कर रहे हैं, जो फर्स्ट इशू हो रहा है उसमें जो सीरीज आपकी कंप्लीट आ रही है उसकी रिपोर्टिंग। फिर उसके बाद अगर उसी सीरीज के अंदर में कोई आप एडिशनल फर्दर इशू कर रहे हैं तो उसकी रिपोर्टिंग। फॉर्म 13 सीरीज के लिए, फॉर्म 14 जो है वो फर्दर इशू वाली चीज है। सही है, यानी एक ही सीरीज में अगर एक से ज्यादा इशू हो रहे हो तो हर फर्दर इशू के लिए, हर न्यू इशू के लिए आप फॉर्म 14 जो है वो फाइल करेंगे। सही है। जहां पे जहां पे प्रोसेस कोई डिफिकल्ट नहीं है, वेरिफिकेशन का सबसे पहले जो है वो डीड बनेगी जो चार्ज की है। इसे हम अभी तक इंस्ट्रूमेंट भी कहते हुए आ रहे थे। सही है। सबसे पहले डीड बनेगी जो चार्ज क्रिएट कर रही होगी, और उसके बाद वो डीड वेरीफाई हो रही होगी। कैसे? बाय एन एफिडेविट ऑफ एन ऑथराइज ऑफिसर दैट दीज आर ट्रू कॉपीज। ओरिजिनल जो डीड है वो सबमिट नहीं हो रही, कॉपी सबमिट हो रही है। और ये चीज ऑथराइज ऑफिसर जो है कंपनी का, वो एफिडेविट पे कंफर्म कर रहा है कि, एफिडेविट दे रहा है इसका कि ये जो है वो ट्रू कॉपीज हैं। सही है। या तो ऑथराइज ऑफिसर एफिडेविट दे रहा हो, और बाय अ सर्टिफिकेशन ऑफ अ पब्लिक ऑफिसर हैविंग कस्टडी ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जिसके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं, वैसा कोई पब्लिक ऑफिसर। सही। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? डिबेंचर्स वगैरह जो इशू हो रहे होते हैं, या ऐसे जो कैपिटल इशू किया जाता है, वो बेसिकली एक ट्रस्ट क्रिएट करके इशू किया जाता है। तो ट्रस्ट जो भी क्रिएट किया जा रहा है, प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहां पे भी सबमिट करवाए जा सकते हैं उस पर्सन के पास। वो पर्सन भी जिसके पास कस्टडी है, वो पर्सन भी सर्टिफिकेट दे सकता है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये जो डीड जो दी जा रही है, जो कि चार्ज क्रिएट कर रही है, इसकी जो कॉपी आपको दी जा रही है, ये कॉपी ट्रू कॉपीज हैं, ये कॉपी एक्चुअल इसी की कॉपीज हैं। इसमें कोई अमेंडमेंट, कोई ऐसी चीज नहीं है कि ओरिजिनल पे कुछ और हो और कॉपी पे कुछ और हो। ट्रू कॉपी का मतलब ये है, यानी ट्रूली रिप्रेजेंट कर रही है अपने ओरिजिनल जो कॉपी पड़ी हुई है उसको। बाकी थर्ड पॉइंट कोई ऐसा मेजर पॉइंट नहीं है। फाइल फॉर्म 13 फाइल करना है विद इन 30 डेज ऑफ इट्स क्रिएशन। जब सीरीज आप बना रहे हो, इंटायर सीरीज, तो उसके जिस दिन ये डीड प्रिपेयर हो गई है, उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको फॉर्म 13 फाइल करना है। अगर एक से ज़्यादा का इशू हो तो आप फॉर्म 14 फाइल करेंगे, और ये 30 डेज जो है वो काउंट होगा हर किसी के जो नया इशू आ रहा है, ईच इशू, वहां पे 30 डेज काउंट होंगे। यानी सीरीज अपनी अलग रजिस्टर्ड हो गई, ये 30 डेज की लिमिट उसके लिए। इसके बाद अगर कोई फर्दर आप इशू कर रहे हैं, इसी सीरीज के अंदर में कोई फर्दर इशू आ रहा है, कोई अनदर इशू आ रहा है, तो जब वो इशू आया है उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको फॉर्म 14 फाइल करना है। इसके लिए फॉर्म 14 है। हम जरा फॉर्म 13 और 14 की शक्ल देख लें। आप लोगों के पास स्क्रीन चेंज हो गई है?
फॉर्म 13 क्या कह रहा है? रजिस्ट्रेशन ऑफ एंटायर सीरीज ऑफ डिबेंचर्स और रिडीमेबल कैपिटल। कंप्लीट सीरीज जो है वो आप रजिस्टर करवा रहे हैं। फॉर्म 14 क्या कह रहे हैं? एन इशू ऑफ रिडीमेबल कैपिटल और डिबेंचर्स इन अ series when more than one issue in the series is made। एक से ज्यादा इशू जो है वो सीरीज में किए गए, यानी सीरीज, इंटायर सीरीज को रजिस्टर करने के लिए और उसका जो पहला इशू हो रहा है उसके लिए फॉर्म 13 है। उसके बाद जितने भी इश्यूज उस एक सीरीज में होंगे वो फॉर्म 14 के थ्रू जो है वो फाइल हो रहे होंगे। थोड़ा सा शुरुआत में ये जो डिबेंचर्स का और वाइंडिंग अप वाली चीज़ का ये बोरिंग रहेगा, क्योंकि इसमें हम डिटेल में कॉन्सेप्ट जा करके नहीं देख रहे, हम सिर्फ और सिर्फ फॉर्म की फाइलिंग देख ले रहे हैं। टोटल अमाउंट जो सिक्योर की गई है इस चार्ज के थ्रू वो अमाउंट आ जाएगी। जो प्रेजेंट अमाउंट है इशू की, सीरीज की जो इशू की, यानी पहला जो इशू हो रहा है उसकी जो प्रेजेंट अमाउंट है वो अमाउंट आ जाएगी। सिक्योर की अमाउंट अलग है, ये अमाउंट अलग है। सही, डिबेंचर्स की जो अमाउंट है वो ये है। इसको कितने अमाउंट तक इसे सिक्योर किया गया है इस चार्ज के थ्रू, वो अमाउंट यहाँ पर आ रही होगी। रेजोल्यूशन ऑथराइजिंग इशू ऑफ सीरीज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रेजोल्यूशन हो गई है। डीड की डेट क्या है, यानी रेजोल्यूशन की डेट है यहाँ पे। डीड की डेट क्या है? जनरल डिस्क्रिप्शन कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि जिसके ऊपर चार्ज क्रिएट किया जा रहा है। मॉर्गेज की जो बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो यहाँ पे मेंशन करनी है, जस्ट मेंशन करनी है बेसिकली। समराइज फॉर्म में जो मेजर टर्म्स हैं वो मेंशन करनी है। जो ट्रस्टीज के नाम है, नेम एंड एड्रेस ऑफ ट्रस्टीज, बेसिकली जो मैंने पहले बताया कि डिबेंचर्स जब भी बनते हैं तो एक ट्रस्ट क्रिएट होता है। डिबेंचर्स या रिडीमेबल कैपिटल और जब भी इशू करते हैं एक ट्रस्ट पहले क्रिएट होता है। वो जो ट्रस्ट क्रिएट हो रहा है उसमें जो ट्रस्टीज हैं उनके नेम एंड एड्रेसेस आप दे रहे होते हैं। अब मैं इस डिटेल में नहीं जा रहा कि पूरा प्रोसेस डिबेंचर्स का क्या होता है, उसमें पार्टीज कैसे होती हैं, उसमें ट्रस्ट जो क्रिएट होता है तो ट्रस्टीज कौन कौन हो सकते हैं, बेनिफिशियरी कौन हो सकता है और ऑनर कौन हो सकता है, इन सारी डिटेल में फिलहाल नहीं जा रहा, हम सिर्फ इसकी फाइलिंग से रिलेटेड बात कर रहे हैं। सही है, बाकी ये पोर्शन हर फॉर्म में सिमिलर रहा है। फॉर्म 14 में जो सीरीज की रजिस्ट्रेशन की डेट है, जो प्रेजेंट इशू की डेट है, प्रेजेंट इशू की अमाउंट क्या है, जो आपके अभी जो चार्ज फर्दर क्रिएट किया गया है उसकी जो बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन है समराइज फॉर्म में, वो आपको यहाँ लिख देनी है। सिंपल सी ये चीज़ मांग रहे हैं फॉर्म 14 है। फॉर्म 14 को लेंथ देनी, फॉर्म 13 फाइल करने में थोड़ी बहुत टेक्निकलिटीज आ सकती हैं, फॉर्म 14 में कुछ भी खास चीज़ नहीं है। सही है, बाकी ये पोर्शन सब में जो है वो सिमिलर है। फॉर्म 13 एंड 14 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? फॉर्म 13 या 14 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है तो डिबेंचर वाली चीज फर्दर नहीं आएगी। अब सिर्फ वाइंडिंग अप वाली चीज बची है। डिबेंचर का सिर्फ फॉर्म 13 और 14 ही था, इसके अलावा डिबेंचर कहीं पे डिस्कस नहीं हो रहे हैं। फॉर्म 16 हम डिस्कस कर चुके, 17 हम डिस्कस कर चुके, 18 एंड 19 ये आपके वाइंडिंग अप वाली चीज आ गई। अच्छा, वाइंडिंग अप के लिए एक प्रोसेस समझ लें। जब भी वाइंडिंग अप हो रही होती है ना तो कोई मैनेजर, रिसीवर या लिक्विडेटर हायर किया जाता है। अब वो हायरिंग कहीं से भी हो सकती है। वो हायरिंग कोई पर्सन जो कंपनी का है, कंपनी को ओन करता है, वो खुद हायरिंग कर ले। सही है, उसे कोई अपॉइंट कर रहे हैं। दूसरा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन जो है वो अपॉइंट करते हैं। तीसरा, कोर्ट अपॉइंट कर दे। सही है, तीनों कंडीशन में आपकी डिफरेंट फाइलिंग है। फिर उसके बाद कुछ फाइलिंग की रिक्वायरमेंट ये आती है कि भाई जब तक अपॉइंटेड है पर्सन, जो मैनेजर या लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ है, रिसीवर जो अपॉइंट हुआ है, वो पर्सन जितने टर्म तक वहां पे मौजूद है, अपना काम परफॉर्म कर रहा है, अपना वर्क परफॉर्म कर रहा है, उसको पीरियोडिकल रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है रिसीट एंड पेमेंट को। वो रिसीट एंड पेमेंट जितनी भी कर रहा है उसकी उसे रिपोर्ट करनी है। सही है, कंपनी के ब्याह पे जो भी रिसीट्स आ रही हैं और जो भी वो पेमेंट कर रहा है उसको वो रिपोर्ट करेगा रजिस्ट्रार को पीरियोडिकली।
सही है, उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है। प्लस वो पर्सन जब सीज होता है, जब वो लिक्विडेशन एज लिक्विडेटर, मैनेजर या रिसीवर की पोजीशन नहीं होल्ड कर सकता किसी भी वजह से, उसका काम कंप्लीट हो गया हो, या उसकी जगह किसी दूसरे को अपॉइंट कर लिया गया हो, या वो खुद रिजाइन कर रहा हो, जो भी चीज़ हो, किसी भी वजह से अगर वो सीज होता है तो उसकी फिर रिपोर्टिंग की क्या फर्दर रिक्वायरमेंट है, वो चीज़ है। तीन जगह अपॉइंटमेंट, फिर सीज होने पे, और तीसरी पीरियोडिकल रिपोर्टिंग। ये तीन रिपोर्टिंग है जो कि कंपनीज एक्ट में कवर हो रही है। रिमेनिंग अगर कुछ करना है या जो भी है, वो चीज़ें दूसरे प्रोसीजर्स में आ रही होंगी। अभी हम इन्हीं तीनों की बात करेंगे, क्योंकि जो जनरल प्रोविजंस हैं उसमें यही तीन आ रहे हैं, कंपनीज एक्ट में यही तीन आ रहे हैं। यही तीन पोजिशन पॉइंट ऑफ टाइम आ रहे हैं जहाँ पे रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट है। फॉर्म 18 और फॉर्म 19। फॉर्म 18 अपॉइंटमेंट के लिए, 19 सिसेशन के लिए। ऑफ रिसीवर मैनेजर टू बी गिवन बाय द पर्सन हु ऑब्टेन एन ऑर्डर फॉर द अपॉइंटमेंट, यानी कोई ऐसा पर्सन जिसने ऑर्डर लिया हो किसी की अपॉइंटमेंट के लिए। सही है, रिसीवर की अपॉइंटमेंट के लिए जिस पर्सन ने ऑर्डर ऑब्टेन किया हो वो पर्सन ये काम करेगा, यानी वो पर्सन जो कि अपॉइंट करेगा मैनेजर को या रिसीवर को। सही है, वो पर्सन ये रिपोर्ट कर रहा है। यानी सबसे पहले अपॉइंटमेंट का इवेंट अकर होगा, नॉर्मल सी चीज़ है। उस अपॉइंटमेंट के 7 डेज के अंदर अंदर फॉर्म 18 अपॉइंटमेंट के केस में, सिसेशन के केस में फॉर्म 19 ये फाइल होगा। सिंपल, इस फॉर्म में यही चीज़ दी हुई है। हमें इसकी डिटेल अगर देखनी है तो हम कंपनीज एक्ट में चले जाते हैं। रेगुलेशन में कोई फर्दर रेगुलेशन इसके बारे में नहीं दी हुई है, सिर्फ फॉर्म दिया हुआ है। हम एक शक्ल फॉर्म देख लेते हैं और फिर ज़रा कंपनीज एक्ट के सेक्शन इससे रिलेटेड पढ़ लेते हैं। फॉर्म 18 शुरुआत का पोर्शन, एंड का पोर्शन तकरीबन सबका सेम होता है, वही सेम आ रहा है यहाँ पे। नोटिस किससे रिलेटेड है? अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, सेशन से रिलेटेड है, ये बता रहे होंगे। अच्छा, फॉर्म 18 जो है वो अपॉइंटमेंट के लिए ही है। सही है, फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ और अपॉइंटेड रिसीवर और मैनेजर। सही है, सेशन के लिए है नहीं ये। तो यहाँ पे यूजुअल ये है कि आप सिंपल अपॉइंटमेंट पे ही टिक लगा रहे होंगे। 19 अलग है। 19 में आ रहा है कि पर्सन सीज हो रहा है एज रिसीवर या मैनेजर। जो पर्सन नोटिस दे रहा है उसका ना, उसकी डिटेल आ रही होगी यहाँ पे। जिस पर्सन को अपॉइंट किया गया है उसकी डिटेल फिर फर्दर आ रही होगी। जिस कोर्ट से ऑर्डर मिला है उस कोर्ट का नाम आ रहा होगा, डेट ऑफ ऑर्डर आ रहा होगा, वो इंस्ट्रूमेंट की डिटेल जिसके अंडर में ये अपॉइंटमेंट जो है वो हुई है, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट एग्जिस्ट करता है ऐसा, तो उस इंस्ट्रूमेंट की डिटेल आ रही होगी। कोई प्रॉपर्टी जो कि इस इंस्ट्रूमेंट के अंडर में कवर अगर हुई हुई है तो उस प्रॉपर्टी की डिटेल आ रही होगी। अपॉइंटमेंट किस डेट पे हुई है वो डिटेल आ रही होगी। सिसेशन वाली चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, वो हट जाएगी। सही है, बाकी जो तीसरा पार्ट है वो सब में सिमिलर होता है, इसमें भी सिमिलर रहेगा। कोई ऐसी टेक्निकल चीज़ यहाँ पे नहीं है जिसको फिल आउट करने में कोई ऐसा इशू हो। फॉर्म 19 जो सीज होने का है, सिंपल यहाँ पे उसकी डेट दे रहे होंगे, जो रिसीवर या मैनेजर था उसका नाम बता रहे होंगे, उसके पर्टिकुलर्स बता रहे होंगे, एड्रेस है बेसिकली उसका। सही है, तो पार्ट 2, बस ये जो एरिया है, इस एरिया की जो डिटेल है वो फर्दर दे रहे होंगे। बाकी ऊपर और थर्ड पोर्शन
ये सबका सिमिलर होता है, ये हम पहले ही देख चुके हैं। सही है। पहले पोर्शन में सिर्फ और सिर्फ कंपनी की कुछ डिटेल्स आ रही होती है और पेमेंट और चालान की डिटेल आ रही होगी। लास्ट पोर्शन में जो है वो जो ऑथराइज पर्सन है जो साइन कर रहा है, किस डेट पे साइन किया, कौन है, उसके अपने सिग्नेचर आ रहे होंगे। जो बीच में पोर्शन है वो हमेशा चेंज होता है, वो यहाँ पे सिंपल चेंज है। कोई ऐसी बड़ी चीज फिलहाल यहाँ पे नहीं है। हम सेक्शन देख लेते हैं इसके लिए। अच्छा, इस वाले एरिया में सेक्शन 113, 114 और 449 तीनों मेंशन है। यहाँ पे जो 114 और 449 है ना, वो बेसिकली आपके फॉर्म 20 के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। सही है। वो जो सेक्शन है एक्चुअली वो बिलोंग करते हैं फॉर्म 20 को। सही। जो फॉर्म 18 और 19 है उसके लिए सेक्शन 13 ही है। सिर्फ ये चीज रिलेट कर रही थी तो सेक्शन मेंशन कर दिए गए। अदरवाइज फॉर्म 18 और 19 के लिए आपको सेक्शन 114 और 489 मेरे ख्याल से 449, ये एक्चुअली फॉर्म 18 और 19 इन सेक्शन से बिलोंग नहीं करते। 13 क्या कह रहे हैं? वेयर इन ऑर्डर टू इंश्योर इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ अ कंपनीज प्रॉपर्टी अ पर्सन ऑब्टेन्स। खैर जो भी है, फिलहाल अपॉइंटमेंट ऑफ अ रिसीवर और मैनेजर और अपॉइंट हु ऑब्टेन्स एन ऑर्डर फॉर अपॉइंटमेंट, वो पर्सन जो कि ऑब्टेन करे ऑर्डर फॉर अपॉइंटमेंट, और अपॉइंट्स सच अ रिसीवर और मैनेजर, या अपॉइंट करे किसी रिसीवर या मैनेजर को अंडर एनी पावर कंटेन्ड इन एनी इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंडर में जो पावर इसे दी गई है उसके तहत। यानी दो चीज़ें हो सकती हैं, कोई भी पर्सन खुद से जाकर के रिसीवर या मैनेजर अपॉइंट नहीं करेगा। बेसिकली किस कंडीशन में आ रहा होता है? चार्ज क्रिएट किया गया, इंस्ट्रूमेंट एक मौजूद है, सामने वाली पार्टी डिफॉल्ट कर गई, अब आपको प्रोसीड्स रियलाइज करनी है, तो कोई मैनेजर या रिसीवर जो है वो अपॉइंट किया जाएगा जो उस प्रॉपर्टी को जो है वो सेल आउट करेगा और उससे प्रोसीड्स जो है वो रिकवर करेगा। सही है। तो या तो उस इंस्ट्रूमेंट के अंडर में जिसको पावर दी गई है वो पर्सन अपॉइंट करे, या कोर्ट के ऑर्डर कोई पर्सन ले करके फिर ये प्रोसेस अपॉइंटमेंट का लेकर के चले। जिस पर्सन ने कोर्ट का ऑर्डर लिया है वो, या जो पर्सन अपॉइंट कर रहा है वो ये फाइलिंग करेगा, फाइल अ नोटिस ऑफ द फैक्ट विद द रजिस्ट्रार। सही। इस फैक्ट का जो भी ऊपर कवर किया है वो रजिस्ट्रार को फाइल करेगा। सेकंड क्लॉज में सिंपल नंबर ऑफ डेज बता रहे हैं, कितने डेज में, यही चीज आपको जो है वो मेंशन कर दी गई है नोट्स के अंदर भी। नंबर ऑफ डेज वहां पे मालूम है आपको, कौन कर रहा है ये आपको मालूम है, किसकी रिक्वायरमेंट है। द रजिस्ट्रार शैल एंटर द फैक्ट ऑफ विच ही इज गिवन नोटिस अंडर दिस सेक्शन इन द रजिस्टर ऑफ मॉर्गेजेस एंड चार्जेस। जब मॉर्गेज या चार्ज क्रिएट किया गया जिस प्रॉपर्टी का, उसकी रिपोर्टिंग की गई। अब उसके बाद दो रिपोर्टिंग हो सकती है, जब एक दफ़ा क्रिएट हो गया उसके बाद तीन रिपोर्टिंग हो सकती है। पहली अमेंडमेंट की, उसमें वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। दूसरी उसके सेटिस्फेक्शन की, वो भी हम डिस्कस कर चुके। तीसरी है वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, सामने वाली पार्टी डिफॉल्ट कर गई। अब डिफॉल्ट कर गई तब क्या होगा? तब ये वाला काम है, फॉर्म 18 जो है वो फाइल हो रहा होगा अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, और ये फैक्ट रजिस्ट्रार अपने मॉर्गेज एंड चार्जेस के जो रजिस्टर है उसमें ये चीज़ अपडेट कर रहा होगा। बहुत ज़्यादा ऐसे वैल्यू नहीं दी गई है इस चीज़ को, तो अगर कोई ब्रीच हो रहा होगा तो ये लेवल पे 1 की पेनल्टी इस पे लग रही होगी। बाकी 114 जो है वो बिलोंग कर रहा है कि कोई पर्सन जो कि अपॉइंट हो गया है, वंस 113 के अंडर में पर्सन अपॉइंट हो गया, अपॉइंट हो जाने के बाद उसे पीरियोडिकली
हर 180 डेज की रिपोर्टिंग करनी है। शेल विद इन 30 डेज, हर 180 डेज कंप्लीट होने के बाद 30 डेज के अंदर अंदर 180 डेज कंप्लीट हुए, फिर फर्दर 30 डेज के अंदर अंदर उसे उन प्रीवियस 180 डेज की रिसीट्स एंड पेमेंट फाइल करनी है। किसको फाइल करनी है? रजिस्ट्रार को। फाइल विद द रजिस्ट्रार, एब्स्ट्रैक्ट इन द फॉर्म स्पेसिफाइड ऑफ हिज रिसीट्स एंड पेमेंट। सही है, ये फाइल कर रहा होगा। 114 इससे बिलोंग कर रहा है। और अगर कोई लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ है कोर्ट के थ्रू तो उससे 449 वाला सेक्शन जो है वो उससे बिलोंग कर रहा है, उसमें भी यही काम हो रहा होगा, इतने ही पीरियड पे जो है वो रिपोर्टिंग करनी है। सही है, बाकी सेक्शन कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप खुद भी पढ़ लें, कोई ऐसी चीज़ इस सेक्शन में फर्दर नहीं दी हुई। यही हम फॉर्म 40 अगर 20 अगर देख लें तो फॉर्म 20 में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइलिंग किसकी है? रिसीवर और मैनेजर की। रिसीवर या मैनेजर जो अपॉइंट हुआ है उसकी है। क्या फाइल करेगा? रिसीट एंड पेमेंट फाइल करेगा विद इन 180 डेज, सॉरी 180 डेज की रिसीट एंड पेमेंट फाइल करेगा हर विद इन 30 डेज ऑफ लैप्स ऑफ 180 डेज। यानी यहाँ पे अपॉइंट हुआ, यहाँ पे 180 डेज कंप्लीट हुए, यहाँ पे 360 डेज कंप्लीट हुए, इसके 30 डेज कंप्लीट होने के इस पीरियड के अंदर अंदर जो है पर्सन फाइल करेगा रिसीट एंड पेमेंट की डिटेल। सही है। अब यहाँ पे उसने फाइल कर दी, फिर ये जो पीरियड है ये कंप्लीट हुआ, यहाँ पे 30 डेज के अंदर अंदर फिर उसे दोबारा फाइल करनी है यही रिसीट एंड पेमेंट की डिटेल इस पीरियड के लिए। सही। अब एक तो ये है कि ये अपने अभी ऑफिस होल्ड कर रहा है और ये फाइलिंग कर रहा है। अगर ये ऑफिस से हट जाता है, कोई भी वजह किसी भी वजह से ये ऑफिस छोड़ रहा होता है, तो फिर क्या करेगा? तो ये फाइल करेगा फॉर्म 19। सही है, विद इन 7 डेज ऑफ सिसेशन, और विद इन 30 डेज ऑफ सिसेशन वो यही वाली रिपोर्ट अपने प्रीवियस पीरियड के लिए फाइल कर रहा होगा। प्रीवियस पीरियड कौन सा? जैसे यहां तक कि उसने रिपोर्टिंग कर दी है, और ये यहां तक की रिपोर्टिंग कर चुका था वो, यहाँ पे जा करके वो रिटायर हो रहा है या रिजाइन कर रहा है। सही। तो इस डेट पे आ करके यहाँ से 30 डेज के अंदर अंदर वो इस पीरियड की रिपोर्टिंग करेगा। वो इस पूरे पीरियड की रिपोर्टिंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 180 डेज की वो कर चुका, अब इस पीरियड की रिपोर्टिंग कर रहा होगा। अब 1 और 2 जो भी है वो उसके हिसाब से फाइल करे। फाइल नोटिस ऑफ सीजिंग टू एक्ट एज रिसीवर। जहाँ पे एक और चीज आ गई है, जहाँ पे 7 डेज की रिक्वायरमेंट थी, अब यहाँ पे सीजिंग के लिए डेज की रिक्वायरमेंट एक्सटेंड कर दी गई, वो 15 डेज आ रही है। सही है, सीजिंग के लिए 15 डेज की रिक्वायरमेंट है, ये एक्सटेंड हो गई है। बाकी 30 डेज के अंदर अंदर उसे रिसीट एंड पेमेंट फाइल करनी है, और 15 डेज के अंदर अंदर जो है उसे ये फाइल करना है कि वो अब एज रिसीवर या मैनेजर एक्ट नहीं कर रहा। इसमें कोई क्वेश्चन? आज क्वेश्चन नहीं आ रहे। बोरिंग टॉपिक है इसलिए। हेलो, आवाज सही है मेरी?
क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। क्वेश्चन ना आने की वजह दो हो सकती है, एक तो ये कि बहुत बोरिंग है, समझ नहीं आ रहा तो क्वेश्चन नहीं आ रहे। दूसरा है कि सब कुछ समझ आ रहा है इसलिए क्वेश्चन नहीं आ रहे। कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं। एक तो ये है कि आ, किसी इंस्ट्रूमेंट के अंडर में कोई पावर थी, उस पावर को एक्सरसाइज करते हुए पर्सन ने रिसीवर या मैनेजर अपॉइंट कर लिया। दूसरा, उसने कोर्ट से रुजू किया और कोर्ट ने जो है वो रिसीवर या मैनेजर अपॉइंट करने के लिए उसे अथॉरिटी दे दी, वो एक ऑर्डर मिल गया और उसने जा करके फिर अपॉइंट कर लिया। तीसरी एक चीज़ है लिक्विडेटर्स के लिए, जब कंपनी लिक्विडेट हो रही है उस टाइम के लिए एक पैनल ऑफ लिक्विडेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान मेंटेन करता है। उसमें से कोर्ट जो है वो ऑर्डर कर सकती है कि इस पर्सन को अपॉइंट किया जाए। सही है। एज रिसीवर, मैनेजर, लिक्विडेटर, ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाए। वो जो पर्सन अपॉइंट हो रहा होता है ना, उस ऑर्डर के बाद उस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर्म 27 फाइल करने की। वो फॉर्म 27 में क्या फाइल करता है? वो एक डिक्लेरेशन फाइल करता है। एक डिक्लेरेशन फाइल करता है इन द शेप ऑफ फॉर्म 27। और वो डिक्लेरेशन क्या कह रही होती है? वो डिक्लेरेशन कोई खास बात नहीं कह रही होती, वो सिंपल कुछ बता रही होती है कि भाई मैं ये कुछ कंडीशंस हैं जो कि बताई गई थी वो मैं मीट कर रहा हूँ। आई हैव बीन अपॉइंटेड बाय कोर्ट एज प्रोविजनल मैनेजर ऑफिशियल लिक्विडेटर ऑफ दिस कंपनी। सही है। आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट हैव नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, डू नॉट लैक इंडिपेंडेंस। ये दो चीजें वो कंफर्म कर रहा होता है। पहला, मैं अपॉइंट हुआ हूँ, अपॉइंटमेंट की तो डिटेल है ही, मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, प्लस मैं इंडिपेंडेंट हूँ इन रिस्पेक्टिव ऑफ माई अपॉइंटमेंट। सही, इन रिस्पेक्ट ऑफ माई अपॉइंटमेंट, दैट द अबव ऑब्लिगेशन शैल कंटिन्यू थ्रू आउट द टर्म ऑफ माई और अवर अपॉइंटमेंट। ये कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना और इंडिपेंडेंट रहना, ये चीज कंटिन्यू रहेगी जब तक कि वो यहाँ पे अपॉइंटेड है उसके लिए। बस सिंपल ये एक छोटी सी डिक्लेरेशन दे रहा होता है। और यही फॉर्म 27 है। ये फॉर्म 27 फाइल हो रहा होता है। फाइल होते हुए जो ऑर्डर है कोर्ट का, उस ऑर्डर की कॉपी के साथ जो है ये फाइल हो रहा होगा। इसकी अपॉइंटमेंट का जो ऑर्डर है उसके साथ फाइल हो रहा होगा। फॉर्म 27 के साथ हमारी जो भी डिफरेंट फॉर्म्स की फाइलिंग से रिलेटेड जो नॉलेज था वो कंप्लीट हो चुका। अब हमें सिर्फ और सिर्फ जा करके ई पोर्टल पे फाइलिंग और फॉर्म को एक नज़र देख लेना है। क्या इसमें कोई क्वेश्चन है? अभी तक कोई क्वेश्चन है? अगर नहीं है तो बस हम फाइलिंग की तरफ चले जाएंगे। एक्चुअल फाइलिंग करके नहीं दिखाएंगे, साफ सी बात है, लेकिन स्टेप्स करके जरूर दिखा देंगे। एक्चुअल फाइलिंग नहीं करेंगे, सबमिट नहीं करेंगे, कोई भी चीज स्टेप्स करके दिखा देंगे।
कोई इशू इसमें? चलिए जी, अगर कोई इशू नहीं है तो हम चलते हैं फाइलिंग की तरफ। ये एड्रेस है। आप एससीसीपी की वेबसाइट तो सबने देखी है। scp.gov.pk। सही। इसमें ये जो है ई सर्विसेज, आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। सही। इस पेज पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है और बहुत काम की ये चीज़ें। ये चीज़ें पढ़िएगा। बहुत सारी गाइडलाइंस यहाँ पे दी हुई है इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड। मेनली यहाँ पे जो गाइडलाइन दी है वो इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड है। कुछ फर्दर गाइडलाइन भी दी है, जैसे कि आप एडीसी पेमेंट से रिलेट देख लें। ये आपको सिर्फ इनकॉर्पोरेशन नहीं, आगे भी काम आ रही होती है। सही है। इसके अलावा आपकी ये एएमएल कंप्लाइंस से रिलेटेड है। ये आपके सिर्फ इनकॉर्पोरेशन से रिलेट नहीं कर रही है। सही है। नॉमिनल शेयर कैपिटल कैलकुलेटर, ये आपके इनकॉर्पोरेशन से भी रिलेट कर रही है और आगे के प्रोसेस से भी रिलेट कर रही है। बाकी आपको पीडीएफ डाउनलोडर भी दे रहे हैं, कन्वर्टर। खैर, हम अपनी चीज स्टार्ट करते हैं इनकॉर्पोरेशन से। सही। इनकॉर्पोरेशन के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहली चीज, आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं एससीसीपी में। एज पर्सन आप एससीसीपी में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, पहली चीज हो गई। दूसरा, आप रजिस्टर्ड नहीं है तो पहले आपको अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है, उसके बाद आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आप डायरेक्ट कंपनी इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस की तरफ जा सकते हैं, अपना सीएनआईसी नंबर और अपना पासवर्ड डाल करके यहाँ पे। सही। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको पहले रजिस्टर होना होगा। आपको जो भी क्रेडेंशियल्स मिलते हैं वो क्रेडेंशियल्स यहाँ पे डाल करके आप लॉगिन होंगे, और लॉगिन होने के बाद आप इनकॉर्पोरेशन का काम या आपके नाम पे जो जो कंपनीज हैं उनका प्रोसेस जो है वो फाइलिंग का प्रोसेस देख सकते हैं। पहला है साइन अप फॉर नेशनल्स, साइन अप फॉर ओवरसीज नाइकॉप होल्डर्स, फॉरेन पीओसी होल्डर, या पासवर्ड अगर आप भूल गए तो उसका पासवर्ड भूल गए, या खुद भी जा करके चीज़ें देख सकते हैं। ये फॉरगेट पासवर्ड पे क्या चीज़ होगी, ये आपको जिस ईमेल को आपने रजिस्टर किया है वो ईमेल आपको याद होनी चाहिए। अगर आप अपना आपने कोई पासवर्ड भूल गए तो। खैर, ये हम आगे जा करके देख रहे होंगे। साइन अप फॉर नेशनल्स करते हैं। बाकी जो प्रोसेस हम यहाँ पे फॉलो करेंगे वही प्रोसेस जो है वो नाइका पर बाकियों के लिए भी आ रहा होगा। कुछ इन्फॉर्मेशन का डिफरेंस होगा, वो चीज़ें जो है आप देख सकते हैं खुद भी, कोई ऐसी बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं होंगी। आपका सीएनआईसी नंबर, सीएनआईसी के ऊपर जो एक्सपायरी डेट दी हुई है, कार्ड इशू की जो डेट दी हुई है, आपका जो पासवर्ड है वो,
पासवर्ड में ये पहले बता दे रहे हैं, एक नंबर, एक लोअर केस, एक अपर केस और एक स्पेशल कैरेक्टर होना ज़रूरी है। सही है। वही पासवर्ड रिपीट करना है, पूरा नाम देना है, स्पाउस या फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, अपनी करंट एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर देना है। अच्छा, मोबाइल नंबर के वक्त एक चीज़ जहन में रखिएगा, ये जो सर्विस प्रोवाइडर है, इस बात का ध्यान रखिएगा, सर्विस प्रोवाइडर ये चेंज सर्विस वाला कोई नंबर नहीं होना चाहिए। चेंज सर्विस अगर है तो वो नंबर यहाँ पे नहीं होना चाहिए। यानी आपने जोंग की सिम लेती उसे यूफोन पे चेंज करवा लिया तो वो वाला नंबर यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करें। और प्लस आपका ये नंबर आप ही के नाम पे रजिस्टर होना चाहिए। अगर किसी और के नाम पे रजिस्टर है तो ये नंबर एक्सेप्ट नहीं होगा। आप ही के CNIC के ऊपर ये नंबर होना चाहिए। यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन स्ट्रिक्ट है। ये नंबर आपके ही नाम पे, जिस पर्सन को यहाँ पे डिटेल डाली गई है, जिस पर्सन का यहाँ पे CNIC डाला गया था, उसी पर्सन के नाम पे ये नंबर रजिस्टर होना चाहिए। अदरवाइज ये नंबर एक्सेप्ट नहीं होगा। सही है। ईमेल एड्रेस, जब नंबर आपका है तो ईमेल एड्रेस भी आप ही का कर लें, लेकिन ईमेल एड्रेस के लिए ऐसी वेरिफिकेशन मौजूद नहीं है। दैट्स वाई आप ईमेल एड्रेस किसी का भी दे सकते हैं, लेकिन नंबर आपके नाम, आपके CNIC पे रजिस्टर होना चाहिए। जहाँ पे जो नीचे कोड दिए हुए आप ये कोड लिखेंगे, इस पे चेक करेंगे। जब ये चेक आप कर लेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यू का बटन आ जाएगा, आप वो कंटिन्यू करेंगे। आपके सेल नंबर पे और आपकी ईमेल पे दोनों पे एक एक कोड आएगा। वो कोड आप वहाँ पे इंटर करेंगे, सबमिट करेंगे, आपको आपका पासवर्ड और आपके पिन मिल जाएगी। सही है, पासवर्ड और पिन मिल जाएगी आपकी। पासवर्ड आपके पास ऑलरेडी है, आप ही ने ये पासवर्ड रखा है। पिन आपको ऐसे मिल जाएगी और आपको बता दी जाएगा कि भाई ये आपकी आईडी है, ये आपकी पिन है। आपकी आईडी क्या होगी? आपकी आईडी आपका CNIC ही होगा, CNIC नंबर ही होगा। ये सिंपल है आपकी अपनी रजिस्ट्रेशन, आप रजिस्टर हो गए यहाँ पे। सही है। अब कंपनी जो भी आपको रजिस्टर करवानी है उसमें जितने भी आपको मेंबर रखने हैं वो सारे के सारे यहाँ पे रजिस्टर होंगे एक एक करके। पहले वो सारे रजिस्टर होंगे। जब रजिस्टर हो जाते हैं तो अपनी डिटेल यहाँ पे लिख करके, पासवर्ड लिख करके लॉगिन कर लेंगे। सही है। अब बिल फर्स्ट सपोज करते हैं कोई पर्सन पासवर्ड भूल गया, तो जो ईमेल एड्रेस उसने दिया था ना अपनी रजिस्ट्रेशन के वक्त, वो ईमेल एड्रेस उसे यहाँ पे दोबारा देना है। अपना CNIC लिखना है यहाँ पे जो उसकी लॉगिन आईडी है, ये नंबर लिखेंगे और कंटिन्यू करेंगे। इस ईमेल एड्रेस पे लिंक सेंड किया जाएगा आपके पासवर्ड रीसेट करने का। बिल फर्ज हम सपोज ये करते हैं कि कोई पर्सन है जिसके पास वो ईमेल एड्रेस भी नहीं है। सही है। जब ईमेल एड्रेस नहीं है तो यहाँ पे कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है इसे रिवाइज करने की। इसे रिवाइज करने की यहाँ पे कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है। इसे रिवाइज करने की सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो वो है SECP सर्विस हेल्प डेस्क मैनेजमेंट। आप इस पे जाएंगे और एक क्वेरी क्रिएट करेंगे। जो जो चीजें पूछते जाए वो चीजें आप देते जाएं इसे। जबान इंग्लिश उर्दू जो भी है आपका, जो लिखने में आपको आसानी है वो सेलेक्ट कर लें। यहाँ से आपकी कुछ डिटेल पूछ रहा है, वो सारी आपको डिटेल देनी है। सही है। डिटेल देने के बाद आप आगे जाते हैं तो जो नंबर आपने दिया होगा उस नंबर पे SMS वेरिफिकेशन वगैरह आएगी। सही है। SMS वेरिफिकेशन आ गई। फिर उसके बाद आपकी क्वेरी जो है वो आपको लिखने का बोला जाएगा कि आपकी क्वेरी क्या है, आपको पूछना क्या है। वो क्वेरी आप लिखते हैं। क्वेरी लिखने के बाद आप वो सबमिट कर देते हैं। वो सबमिट हो गई। सबमिट होने के बाद उसका रिस्पॉन्स आता है। उसके रिस्पॉन्स में वो ये बोलते हैं, आपको एक लिंक प्रोवाइड करेंगे कि यहाँ पे जा करके आप ये पासवर्ड अपना रीसेट कर लें। सही है। या हमने आपकी आईडी जो है वो ख़त्म कर दी है, अब आप अपने आप को दोबारा री रजिस्टर कर लें।
आप जब री रजिस्टर करेंगे तो आपकी जो स्टेटस था, प्रीवियस कंपनीज जो भी आपके नाम पे थी, वो सारी की सारी कंपनीज दोबारा आपके नाम पे ही आएंगी। सही है। अगर वो ईमेल एड्रेस भूल गए हैं तो यहाँ पे आपको क्वेरी जनरेट करने की ज़रूरत है और आपको वेट करना है कि एससीसीपी के रिप्रेजेंटेटिव आपको रिस्पॉन्स करे। जब रिस्पॉन्स करेगा तभी ये चीज़ रिजॉल्व होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अगर आपके पास वो ईमेल एड्रेस है तो वो इमीडिएटली रिजॉल्व हो जाएगी। स्क्रीन चेंज हो गई। कंपनी इनकॉर्पोरेशन का पहला स्टेप होता है पर्सन्स को रजिस्टर करवाना जो कि कंपनी के मेंबर बनने जा रहे हैं, प्रोमोटर्स जो हैं कंपनी के, बेसिकली सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम। अब जब आप यहाँ पे अपना लॉगिन और पासवर्ड डाल करके जब लॉगिन करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। ये याद रखिएगा। ये जो लॉगिन है वो मेरा पर्सनल है, और ये कंपनी जो रजिस्टर है, जिस प्लेटफॉर्म से आप ये सब चीज़ें देख रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं ये सेशन, वो प्लेटफॉर्म इस कंपनी के अंडर में ऑपरेट कर रहे हैं। सही है। अब खैर आप इनकॉर्पोरेशन के लिए जा रहे हैं। इनकॉर्पोरेशन दो तरह की है। एक है आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड बाय शेयर कंपनी जो है वो रजिस्टर करवानी है। एक ऑप्शन ये है, लिमिटेड बाय शेयर कंपनी रजिस्टर करवानी है। तो प्रोसेस क्या है, और दूसरा होता है कि आप गारंटी लिमिटेड रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं जिसमें शेयर कैपिटल कोई नहीं है। सही। तीसरा है कि गारंटी लिमिटेड है लेकिन शेयर कैपिटल मौजूद है। अगर गारंटी लिमिटेड नहीं, सिंपल शेयर कैपिटल, लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल कंपनी रजिस्टर करवा रहे हैं, तो आपको एक ऑप्शन दी जाती है, नेम रिजर्वेशन और इनकॉर्पोरेशन दोनों साथ साथ, दोनों साथ साथ आप परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल के अलावा कोई कंपनी आपको रजिस्टर करवानी है तो आपको नेम रिजर्वेशन का प्रोसेस अलग स्टार्ट करना होगा। जब नेम रिजर्व हो जाएगा उसके बाद आपको एक ऑप्शन दी जाएगी कंपनी इनकॉर्पोरेशन की। यहाँ पे आप देखें कंपनी इनकॉर्पोरेशन के सेपरेट, सेपरेट कंपनी इनकॉर्पोरेशन का कोई प्रोसेस यहाँ पे मौजूद नहीं है। सही है। कंपनी इनकॉर्पोरेशन का सेपरेट प्रोसेस आपको दिया जाएगा, एक ऑप्शन आ जाएगी, अपियर हो जाएगी। यहाँ पे अपियर नहीं होगी। बेसिकली जब आप नेम रिजर्व करवाएंगे ना तो नेम यहाँ पे अपेयर हो रहा होगा और उसको आपको लॉगिन करने की ऑप्शन दे रहे होंगे। वहां लॉगिन करेंगे, अंदर जाएंगे तो इनकॉर्पोरेशन, कंपनी इनकॉर्पोरेशन की एक ऑप्शन आ रही होगी। उस कंपनी इनकॉर्पोरेशन को आप सेलेक्ट करते हैं तो वहां पे आपके पास ऑप्शन आएगी कि आप गारंटी लिमिटेड अपनी फॉर्म कर सकते हैं। सही है। विथ शेयर कैपिटल या विदाउट शेयर कैपिटल, वो वहां पे ऑप्शन आएगी। लेकिन जब आप लिमिटेड बाय शेयर कंपनी को रजिस्टर कर रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि नेम रिजर्वेशन का प्रोसेस अलग और कंपनी इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस अलग, ये दोनों अलग अलग फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप एक साथ कर दें। दूसरा, जो नेम रिजर्वेशन अलग, उसके बाद कंपनी इनकॉर्पोरेशन का जो प्रोसेस होता है ना, लोग ये अडॉप्ट इसलिए भी करते हैं कि लोग अपना आर्टिकल और मेमोरेंडम खुद अपना देना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि एससीसीपी का जो है वो प्री स्पेसिफाइड फॉर्मेट जो है वो हमें मिल जाए, जिसमें तीन चार ही क्लॉज आ रहे होते हैं, बस वो हमें मिल जाए और हम उसे एक्सेप्ट कर लें। वो कुछ एडिशनल टर्म्स डालना चाह रहे होते हैं, या उनकी एक्टिविटी कोई लाइसेंसिंग एक्टिविटी होती है तो लाइसेंसिंग एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए आपके मेमोरेंडम और आर्टिकल में कुछ एडिशनल टर्म्स लॉ जो है वो रिक्वायर करता है कि वो मौजूद हो। तो उन टर्म्स को डालने के लिए आपको अपना मेमोरेंडम और आर्टिकल सेपरेटली अलग से प्रिपेयर करना पड़ता है। वो प्रिपेयर करने के बाद, साइन करवाने के बाद, जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस पे जाते हैं तो आप वो मेमोरेंडम और आर्टिकल साथ अटैच करके फाइल करते हैं। आप प्री स्पेसिफाइड फॉर्मेट कोई मेमोरेंडम और आर्टिकल का नहीं उठाते जो कि यहाँ पे एससीसीपी आपको दे रहे हैं। लेकिन ऑप्शंस जो आपके सामने आएंगी ना फिल करने के लिए, वो सारी की सारी वही आएंगी जो कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन या नेम रिजर्वेशन की आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां मिलती है। थोड़ा सा वेट करिएगा।
जब आप नेम रिजर्वेशन में कंपनी इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस में जाएंगे तो आपके पास ये फॉर्म खुल जाएगा। सही है। आपको यहाँ से काइंड ऑफ कंपनी सेलेक्ट करनी है। हम क्योंकि दोनों कंबाइंड प्रोसेस में चले गए हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल कंपनी की ऑप्शन आ रही है, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, सिंगल मेंबर कंपनी। यहाँ पे गारंटी लिमिटेड या दूसरी कोई ऑप्शन नहीं आ रही। सही है, गारंटी लिमिटेड बाय शेयर्स या गारंटी लिमिटेड विथ नो शेयर कैपिटल, ऐसी कोई ऑप्शन नहीं आ रही यहाँ पे। सही। लेकिन जब आप सेपरेट नेम रिजर्वेशन का प्रोसेस सेपरेट करें और फिर कंपनी इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस सेपरेट करें तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास आ रही होती है। सही। अच्छा, यहाँ पे आप नाम लिखेंगे, 3 नाम आपको लिखने हैं। कोई भी 3 नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं अपनी प्रायोरिटी की बेसिस के ऊपर। फर्स्ट नेम मोस्ट, जिसे आप प्रायोरिटी दे रहे हो, सेकंड उससे कम, थर्ड उससे कम। सही। फर्स्ट नेम को ही कंसिडर किया जाता है यूजुअली और वही अलाउ किया जाता है। अगर वो नहीं मिल रहा होता तो ये इंटीमेट कर दिया जाता है कि उस नाम में जो भी प्रॉब्लम होती है वो कम्युनिकेशन आपको कर दी जाती है। यूजुअली आपको फर्स्ट नेम ही अलाउ किया जाता है। तो ये फर्स्ट नेम हो गया। अब इस नेम की सिग्निफिकेंस क्या थी, आपको जो यहाँ पे नाम लिखना है ना उसमें आप प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड ऐसा कुछ भी नहीं लिखेंगे, ऐसा वर्ड कुछ भी नहीं लिखेंगे प्राइवेट या पब्लिक। लेकिन आप जैसे आपको लिखना है ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपको फॉर्म करनी है, तो आप सिर्फ यहाँ पे ABC लिखेंगे। जैसे ही आप दूसरा सेल सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड खुद ब खुद लिखा हुआ आ जाएगा। प्राइवेट लिमिटेड आपको लिखने की जरूरत नहीं है। मीनिंग, जो भी आपने नाम सेलेक्ट किया है वो नाम क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है। सही। सिग्निफिकेंस क्या है उस नाम की, वो सिग्निफिकेंस देनी है आपको। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या होगा, वो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस यहाँ पे बताने आपकी क्या है। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए यहाँ पे लिमिटेड बिजनेस अवेलेबल है। जब आप नेम रिजर्व करवा के अलग से जा रहे होंगे कंपनी इनकॉर्पोरेशन पे तो यहाँ पे ऑप्शन ज़्यादा आ रही होंगी। क्यों? क्योंकि उसमें फिर NPOs की भी ऑप्शन है, उसमें फिर लाइसेंसिंग एक्टिविटीज़ की भी ऑप्शन आ जाती है। सही। यहाँ पे अभी लाइसेंसिंग एक्टिविटीज़ कुछ भी नहीं आ रही। कोई एंटिटी अगर सिमिलर इसी नेम से एग्जिस्ट कर रही है तो उससे आपका लिंक क्या है ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अगर नहीं कर रही तो कुछ भी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप ब्लैंक छोड़ दें। मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ADC आपको सबको पता है, बैंक चालान आपको सबको पता है, क्रेडिट कार्ड सबको पता है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बैंक चालान सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको ब्रांच सेलेक्ट करना ज़रूरी है। ब्रांच को लोकेट करने के लिए लोकेट ब्रांच करके आप यहाँ पे अपना सिटी सेलेक्ट करेंगे, बैंक का नेम सेलेक्ट करेंगे और सर्च करेंगे। वो खुद ब खुद जो है बहुत सारी ब्रांचेस आपको दे देंगे। ये सारी ब्रांचेस आ गई जो भी कराची में MCB की हैं। सही है। MCB और UBL दो ही ऑप्शन है यहाँ पे। MCB की जितनी ब्रांचेस है वो आ गई, UBL सेलेक्ट करते तो UBL की आ जाती है। आपको जिसका बैंक चालान बनाना है उसका बैंक चालान बनाएंगे और जाकर के एग्जैक्ट उसी ब्रांच में वो बैंक चालान सबमिट होगा, किसी दूसरी ब्रांच में नहीं होगा। तो बैंक चालान बनाते हुए इस बात का ध्यान रख लें। और ये वाली चीज़ सिर्फ इनकॉर्पोरेशन के वक्त नहीं है, ये वाली चीज़ कंटिन्यू है हमेशा के लिए। जब जब आप कोई पेमेंट जो है वो कर रहे हो आपको इस बात का ध्यान रखना है। आप बैंक चालान कर रहे हैं, ADC कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अगर बैंक चालान कर रहे हैं तो हमेशा आपको बार बार ब्रांच को लोकेट करना है। आप सिंगल मेंबर कंपनी के लिए कर रहे हैं तो फॉर्म A पार्ट 2 टेबल A पार्ट 2 लेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए, नहीं तो टेबल A पार्ट 1 लेंगे। ये वो प्री स्पेसिफाइड फॉर्मेट है जो कि आर्टिकल्स का मिलता है। आपको ये सेलेक्ट करना है। रजिस्टर्ड ऑफिस की यहाँ पे डिटेल देनी है, कोई ऐसी डिटेल नहीं है जो कि जिसके ऊपर डिस्कशन की ज़रूरत हो। स्टेरिक का मतलब है कि वो इन्फॉर्मेशन आपको हर हाल में देनी है। सही है। अगर कोई होल्डिंग कंपनी है तो उसका नाम देना है। ये जो पोर्शन है सिर्फ इतना सा है कि कुछ भी यहाँ पे फिल करने की अभी आपको ऑप्शन नहीं दे रहे। आपको कुछ भी फिल करना है तो यहाँ पे ऐड करना है। आप ऐड करेंगे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ऑर्डिनरी शेयर। काइंड क्या है? शेयर कैपिटल ही काइंड्स हमने थोड़ी बहुत देख ली थी जब हम कैपिटल का डिस्कस कर रहे थे। तो प्रिफरेंस है या ऑर्डिनरी है? क्लास कौन सी है? क्लास A B जो भी यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं
ये सारी की सारी हम डिस्कस बाद में देख सकते हैं। फिलहाल हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे। ऑर्डिनरी शेयर्स के ऊपर है, पर शेयर वैल्यू कितनी है आप यहाँ पे सिंपल टाइप करेंगे। ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना है वो होगा। ऑथराइज कैपिटल ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा। सही है। पार वैल्यू और नंबर ऑफ शेयर्स आप खुद देंगे, ऑथराइज कैपिटल ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा। जैसे कि यहाँ पे हम 100 दे दें और यहाँ पे हम 10,000 दे दें, आपका ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा कि ऑथराइज कैपिटल 1 मिलियन होगा। सही है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट दे दिया। सही है। अब ऑथराइज कैपिटल तो आपको पता चल गया। इसके बाद आप पेड अप की यहाँ पे डिटेल देंगे। वही सेम प्रोसेस ऐड करके किस पर्सन के नाम पे। सही है। पर्सन का नाम आ रहा होगा, उसकी डेजिग्नेशन क्या है, डायरेक्टर, सब्सक्राइबर, चीफ एग्जीक्यूटिव, डायरेक्टर एंड सब्सक्राइबर। एक बात याद रख लीजिएगा कि जब आप फॉर्म सबमिट करवा रहे हैं ना, तो एक चीफ एग्जीक्यूटिव हर हाल में आपको शो करना है, डायरेक्टर एंड सब्सक्राइबर, और एक एटलीस्ट चीफ एग्जीक्यूटिव आपको शो करना है कि वो है। सही है। नेचर ऑफ डायरेक्टरशिप क्या है, अपॉइंटेड है, नॉमिनी है, इंडिपेंडेंट है, जो भी है। यहाँ पे क्योंकि आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो जितने भी होंगे वो सारे के सारे अपॉइंटेड कहला रहे होंगे। सही है। ये फर्स्ट टाइम ये सारे के सारे अपॉइंटेड डायरेक्टर कहला रहे होंगे। अगर यहाँ पे नॉमिनी आपने डायरेक्टर सेलेक्ट किया है तो उस कंपनी का नाम, उस एंटिटी का नाम जिसका वो नॉमिनी है, गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट का नाम आ जाएगा, जिसका भी है वो आपको नाम देना है यहाँ पे। बाकी ये डिटेल, नेशनैलिटी क्या है, सीएनआईसी क्या है, रिलेशनशिप यहाँ पे फादर या हस्बैंड है, उसके या फादर है या हस्बैंड है वो रिलेशनशिप यहाँ पे देनी है। सही है। सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ। सही है। ये रिलेशनशिप इस पर्सन से देनी है जिसकी डिटेल आप यहाँ पे दे रहे हैं, इस पर्सन से देनी है। रेजिडेंशियल एड्रेस जो भी है, सिटी, प्रोविंस, पोस्टल कोड, कोई खास चीज़ नहीं है। ऑक्यूपेशन 3 स्टारिक, इसका मतलब है नीचे कुछ दिया हुआ है, प्लीज ऑल्सो मेंशन नेम्स ऑफ अदर कंपनीज वेयर डायरेक्टरशिप इज हेल्ड। अगर किसी दूसरी कंपनी में डायरेक्टरशिप हेल्ड करता है ये पर्सन तो उस कंपनी का भी नाम देना है यहाँ पे। सही है। ऑक्यूपेशन के साथ साथ उस कंपनी का भी नाम देना है कि जिस दूसरी कंपनी में शेयर हेल्ड करते हैं, सॉरी डायरेक्टरशिप हेल्ड करते हैं। एनटीएन, अगर ये पर्सन डायरेक्टर है तो उसका एनटीएन भी देना है। कौन से शेयर कैपिटल है ये सारी चीज़ आपको देनी है। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर्स कितने इन्होंने सब्सक्राइब किए हैं, बस ये चीज़ आपको देनी है। आगे इतनी खास ज़रूरत नहीं है आपको कुछ भी देखने की कि कहाँ पे आपको क्या डिटेल चाहिए। सही है। ये आपको फिल करने की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। अब जितने भी हैं उन सब के लिए ऐड करते रहें और यहाँ पे पेड अप कैपिटल जो है वो चेंज होता रहेगा। जैसे 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 आप ऐड करते रहेंगे यहाँ पे पेड अप कैपिटल चेंज होता रहेगा। सही है। आप ऐड करते जाएं, यहाँ पे आपको ऑथराइज कैपिटल भी इसने बता दिया और यहाँ पे पेड अप कैपिटल भी वो बता रहा होगा। अब आप कौन है, ऑथराइज इंटरमीडियरी हैं या प्रोपोज सब्सक्राइबर हैं, कंपनी के अपने मेंबर्स में आप हैं तो आप इसको चेक करेंगे। अगर ऑथराइज इंटरमीडियरी है तो आप इसको चेक करेंगे। क्या नाम है आपका, आपका सीएनआईसी नंबर क्या है, आपका ईमेल एड्रेस क्या है। अगर आप ऑथराइज इंटरमीडियरी सेलेक्ट करते हैं तो आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ये आपका ओपन हो जाएगा। ऑथराइज इंटरमीडियरी आप सेलेक्ट नहीं कर रहे, आप प्रोपोज सब्सक्राइबर सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये चीज़ ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है ये फिल करने का, क्योंकि इसका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता। सीएनआईसी आप यहाँ पे दे चुके हैं, ईमेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर, एड्रेस अपना सेलेक्ट करेंगे, चेक बॉक्स को चेक करेंगे और अगर आपको सीटीसी भी चाहिए तो इस बॉक्स को भी चेक करेंगे और इसे कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास लिस्ट आएगी डॉक्यूमेंट्स की कि आप क्या क्या चीज़ें फाइल कर रहे हैं। सही है। लिस्ट आएगी डॉक्यूमेंट्स की कि आप क्या क्या चीज़ें फाइल कर रहे हैं। पहली ऑप्शन आपके पास आ रही होगी कि आप अपना जो ये फॉर्म है उसे अमेंड करें, उसकी अमेंडमेंट की पहली ऑप्शन आ रही होगी जो हमेशा आएगी। दूसरी ऑप्शन आपके पास आ रही होगी कि जो फॉर्म है आप उसे व्यू करें, जो फॉर्म आपने सबमिट किया है आप उस फॉर्म को व्यू करेंगे।
उसके बाद तीसरी ऑप्शन आ रही होगी, अपना प्रोफाइल आपको अपडेट करना होगा, कंपनी का प्रोफाइल और पर्सनस का प्रोफाइल। पर्सनस के प्रोफाइल में एक कुछ इन्फॉर्मेशन तो आपने जब पर्सन रजिस्टर कर रहे थे उस टाइम दे दी थी, कुछ इन्फॉर्मेशन ये फर्दर चाह रहा होगा। वो फर्दर इन्फॉर्मेशन क्या चाह रहा होगा, वो आपके रजिस्टर्ड एड्रेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहेगा और आपकी टैक्स की डिटेल चाहेगा और आपके ईओबीआई वगैरह की से रिलेटेड डिटेल चाहेगा। कंपनी की भी कुछ इसी तरह की डिटेल्स जो है वो रिक्वायर करेगा। टैक्स से रिलेटेड नहीं करेगा, क्योंकि जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो इनकॉर्पोरेशन के बाद उसका टैक्स की रजिस्ट्रेशन एसईसीपी खुद करवा करके आपको दे रहा होता है। यानी एफबीआर की रजिस्ट्रेशन प्लस कंपनी इनकॉर्पोरेशन दोनों प्रोसेस साथ साथ होते हैं, ये एसईसीपी खुद फॉलो करता है। सही है। तो आपसे वो कुछ डिटेल ले रहा होगा आपका प्रोफाइल अपडेट करने के लिए। कंपनी प्रोफाइल आप अपडेट करेंगे, उसके बाद अपना हर पर्सन का जो इसके सब्सक्राइबर हैं वो सारे के सारे प्रोफाइल अपडेट करेंगे। उसमें आपसे रजिस्टर्ड एड्रेस और कुछ इसी तरीके की डिटेल पूछेगा, ज़्यादा नहीं पूछेगा। सही। टैक्स रिटर्न वगैरह की डिटेल पूछेगा, फाइलर हैं नॉन फाइलर हैं, इस तरह की कुछ चीज़ें। इसके बाद आपका कुछ अटैचमेंट की ऑप्शन आ रही होगी। याद रखें, अमेंडमेंट वाला छोड़ करके उसके बाद जितनी ऑप्शन है ना, सबको आपको जाकर के व्यू करना है और सेव करना है। सबको व्यू करना है और सेव करना है। अगर आप व्यू और सेव नहीं करेंगे तो आगे दो ऑप्शन आती है, बैंक चालान की और साइन फॉर्म की। ये दो ऑप्शन खुलेंगी नहीं जब तक कि आप सारे के सारे फॉर्म्स को व्यू करके सेव नहीं करेंगे। आप जो भी वहां पे लिस्ट में फॉर्म्स आ रहे हैं उन सबको व्यू करें और सेव करें। आखिर में ऑप्शन आ रहा होगा अटैचमेंट, डॉक्यूमेंट्स की अटैचमेंट का। आपसे वहां पे वो सीएनआईसी रिक्वायर करेगा एटलीस्ट तमाम मेंबर्स के। सही है। वो सीएनआईसी की कॉपीज रिक्वायर करेगा, स्कैन। इसके अलावा अगर वहां पे आपको मेमोरेंडम एंड आर्टिकल आपको अपलोड करना है तो वहीं पर आप अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई अगर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आप देना चाह रहे हैं तो वो दे सकते हैं। यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऐसी कोई खास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो आपसे सीएनआईसी मैंडेटरी मांगते हैं। अगर कोई लाइसेंस एक्टिविटी हो, मेमोरेंडम और आर्टिकल की कॉपी वो मैंडेटरी मांगते हैं। सही। वो सबमिट अटैच करके सेव करवा देने के बाद याद रखिए कि जितनी भी कॉपीज होंगी ना 2 MB से ज़्यादा की एक्सीड नहीं करनी चाहिए। 2 MB से ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो 2 MB की फाइल होनी चाहिए और पीडीएफ फॉर्मेट होना चाहिए, अदरवाइज ये एक्सेप्ट नहीं करता। आपने अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद आगे आए, आपके पास बैंक का जो ऑप्शन है ना, बैंक चालान का ऑप्शन व्यू करने का, वो आपके पास ओपन हो जाएगा। जाकर के बैंक चालान देखें और बैंक चालान को सेव करें, प्रिंट नहीं। आप सेव करेंगे। सेव कर लेने के बाद आप सेव कर लेंगे। सेव कर लेने के बाद आपके पास साइन का ऑप्शन ओपन होगा। फॉर्म के साइन का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। आप वहां पर जाएंगे और हर वो पर्सन जो कि सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम आया है, वो पर्सन पहले तो जो आप हैं वो अपना पिन डाल करके, जो 4 डिजिट की एक पिन एसईसीपी ने भेजी होगी, वो पिन डाल करके फॉर्म को साइन करेंगे। पिन डालेंगे और साइन के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे। साइन का ऑप्शन आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक कर दिया, आपने साइन कर दिया डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा जितने सब्सक्राइबर हैं सब के सब अपनी अपनी लॉगिन से साइन होंगे, साइन इन होंगे और जाकर के साइन के ऊपर अपनी पिन डालेंगे और साइन पे क्लिक करेंगे। वो जब सब के सब साइन कर देंगे तो फिर आप ये फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अगर एक पर्सन ने भी वहां पे ऐसा निकला जिसने साइन नहीं किया तो आप सबमिट नहीं कर सकेंगे फॉर्म। सही है। साइन सबको करने हैं, वो सबके सब साइन कर लेंगे, उसके बाद सबमिट करवा पाएंगे और उन सबको सारे के सारे फॉर्म व्यू करके सेव करने हैं। अदरवाइज उनके पास ऑप्शन बैंक वाला और साइन वाला खुलेगा नहीं। सही। जब ये काम हो जाएगा आप सबमिट कर देंगे, फिर आपको वो पेमेंट करनी है। पेमेंट हो जाती है। पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट है कि जिस दिन आपने सबमिट किया उसके 15 डेज के अंदर अंदर आप पेमेंट कर दें। पेमेंट हो जाती है तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा वेरिफिकेशन वाला कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन जो दी गई है वो सही है, गलत है, क्या है। जो क्वेश्चंस हैं रजिस्ट्रार को वो आपसे क्वेश्चंस पूछेगा। कंपनी इनकॉर्पोरेशन की तरफ जाएंगे, आप क्वेश्चंस अगर कुछ आ रहे हैं उसे रिजॉल्व करें और रिजॉल्व कर लेने के बाद यूजुअली अगर सारी की सारी कंप्लाइंस सही की गई है तो क्वेश्चन आता नहीं है। सही।
रिजॉल्व आपने कर दिया। रिजॉल्व कर देने के बाद आपके पास एक ईमेल आ जाएगी जिसमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लगा हुआ होगा। सही है, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल मौजूद होगा। सिर्फ ईमेल ही आएगी, हार्ड कॉपी में अब यूजुअल नहीं है रिसीव होना। सही है, ईमेल आ गई, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, इसका मतलब है आपकी कंपनी फॉर्म हो गई। बाकी फिर जो प्रोसेस है वो सारा का सारा हमने फॉलो किया हुआ है जब हम पूरा कोर्स अटेंड कर रहे थे उसमें। सही, मैं ये फॉर्म फिल करके सबमिट करवा करके नहीं दिखा रहा हूँ, चीज़ें बता दे रहा हूँ कि आगे क्या क्या चीज़ें आपको देखनी होंगी। सही है, जो चीज़ें आपके सामने आ रही होंगी इस विंडो के बाद, जो चीज़ें आपके सामने आएंगी वो चीज़ें मैंने बता दी हैं। आपके सामने एक लिस्ट आएगी, उस लिस्ट में जो जो लिंक्स आ रहे हैं सबको व्यू करके आपको सेव करना है। जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं वो मैंने बता दिए, कौन से डॉक्यूमेंट अटैच होंगे। फिर साइन आप कैसे करेंगे वो बता दिया। जो आपको पिन मिली हुई है उसके थ्रू आप साइन करेंगे। अब जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो आपके पास इस तरीके से वो कंपनी का नाम आ रहा होगा, उस पर इनकॉर्पोरेशन नंबर आ रहा होगा और लॉगिन की डिटेल आ रही होगी। आप लॉगिन करेंगे, आपके पास वो कंपनी कौन कौन से फॉर्म फाइल कर सकती है ये सारे ऑप्शन आ रहे होंगे। सही है, अगर इनमें से कोई डॉक्यूमेंट आपने फाइल किया हुआ है और उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स चाहिए रजिस्ट्रार को, आपने कोई ऐसी चीज़ फाइल की है जो कि उसे समझ नहीं आ रही है, उसे लगता है कि वो गलत है, उसमें कुछ करेक्शन होनी चाहिए, तो जो ये वाला सेक्शन है इसमें वो चीज़ अपेयर हो रही होगी। ये वाला सेक्शन, लिस्ट ऑफ प्रोसेस अवेटिंग रिस्पॉन्स, यहाँ पे अपेयर हो रही होगी। ये वो लिस्ट है नीचे जो जा रही है, ये वो लिस्ट है प्रोसेसेस की जो अवेलेबल आपके पास नहीं है। किसी भी वजह से आप ये चीज़ फाइल नहीं कर सकते, इसका ऑल्टरनेट आपको या तो ऊपर दिया हुआ है या आपको ये फाइल करने की नीड होगी नहीं। दैट्स वाई ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। जैसे एलएलपी इनकॉर्पोरेशन ऑप्शन है, लेकिन कंपनी एलएलपी इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकती, ये यहाँ से हटा हुआ है ऑप्शन। सही, पर्सन कर सकते हैं। सही है, फॉर्म AN-29 ये यहाँ पे फाइल नहीं करना, आपको फॉर्म AN-29 का यहाँ पे कोई ना कोई दूसरा ऑप्शन दिया हुआ होगा। जैसे ये फाइलिंग ऑफ स्टेट्यूटरी रिटर्न, इसमें जाते हैं। जब आप इसमें जाएंगे तो इस ऑप्शन के अंडर में आपके पास ये स्टेट्यूटरी तमाम के तमाम रिटर्न्स आ रहे हैं। फाइलिंग ऑफ एनुअल अकाउंट्स रिटर्न सारी चीज़ें आएंगी यहाँ पे। ये आपके पास फॉर्म ए एनुअल रिटर्न यहाँ पर आ गया है, फॉर्म 29 यहाँ पर नहीं आ रहा। ये कंबाइन ऑप्शन आपके पास अभी AGM की डेट यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन कंबाइन फाइलिंग का नहीं आ रहा। लेकिन हमने फॉर्म ए का यहाँ पे देख लिया, फाइलिंग ऑफ स्टेट्यूटरी रिटर्न मल्टीपल फॉर्म्स, ये आ रहे हैं। फॉर्म AN-29 आप एक साथ फाइल करना है या आप एक साथ फाइल कर सकते हैं। सही है, आप ए अलग और 29 अलग अलग फाइल करें वो ऑप्शन भी मौजूद है। एक साथ दोनों फाइल करना चाहते हैं, आप डेटा एक ही जगह पे सबमिट करेंगे। फाइल जब आप कर रहे होंगे तो वो आप एक्चुअली फाइल जो है वो अलग अलग होगा, डाटा आप एक ही जगह पे सबमिट करेंगे। अब जहाँ पे हम गए थे तो हमने फॉर्म ए तो देख लिया था, लेकिन हमें फॉर्म 29 नज़र नहीं आया था। एक दफ़ा और देख लेते हैं। फाइलिंग ऑफ स्टेट्यूटरी रिटर्न में जब जाते हैं
एक तो है कि मल्टीपल वाले में गए तो मल्टीपल वाले में तो ए और 29 दोनों हमें साथ मिल गया। जहां पे गए थे तो हमें फॉर्म ए नजर आया था, फॉर्म 29 नजर नहीं आया था। देखेंगे सीक्वेंस में आ रहा है 26 के बाद फॉर्म सारे गायब हैं, 33 डायरेक्ट आ रहा है और ये फॉर्म ए आ रहा है। सही है। तो अलग अगर आपको सिर्फ फॉर्म 29 फाइल करना है तो वो कैसे करेंगे, वो ये रहा, अपॉइंटमेंट स्लैश चेंज इन कंपनी ऑफिसर्स। आप इसमें जाएंगे, यहाँ पर आपके पास आ रहा है डायरेक्टर में चेंज है, अपॉइंटमेंट ऑफ सीईओ है, अदर ऑफिसर्स है, फाइलिंग ऑफ फॉर्म 29 डायरेक्ट आप ये कर लें, फाइलिंग ऑफ फॉर्म 28 आप इनमें सेलेक्ट नहीं करना चाहें आप डायरेक्ट ये कर लें, उसमें सारे के सारे आप तीन चार एक साथ मेंशन करना चाहते हैं तीन चार एक साथ कर लें। सही है। फाइलिंग ऑफ फॉर्म 28 29 दोनों एक साथ फाइल करना चाहते हैं एक साथ फाइल कर लें। चेंजेस ऑफ ऑल ऑफिसर्स, सब ऑफिसर्स के चेंजेस हैं, यहाँ पे आप इसके ऑप्शन इस ऑप्शन के थ्रू चले जाएं, आपको कोई इशू नहीं है। सही है। बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं लेकिन सारे के सारे जो है फॉर्म 28 और 29 फाइल करने के ही हैं। आप कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी नीड के मुताबिक। सही है। जहाँ पे सारे के सारे आपके पास फॉर्म्स आ रहे हैं, फॉर्म्स जब हम कोर्स की चीज़ें पढ़ते हुए जा रहे थे तो हमने सारे के सारे फॉर्म्स देख लिए थे। सही है। फॉर्म्स हम देखते हुए कहते हैं क्या पर्टिकुलर से क्या है, कहीं पे कोई चेंज था तो वो हमने फोकस करके बता दिया था, कुछ ऐसी चीज़ें हमने स्किप की हैं कि जहाँ पे कोई चेंज नहीं और कोई बहुत नॉर्मल नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन जो है वो रिक्वायर की जा रही है, वो कोई भी अंडरस्टैंड कर सकता है, तो वो फॉर्म्स हमने कुछ स्किप कर दिए थे। उनकी डिटेल जरूर पढ़ी है लेकिन जाके हमने फॉर्म नहीं देखा कि उसमें हम क्या फिल कर रहे हैं। जहाँ पे कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए थी, कोई ऐसी चीज थी जो कि थोड़ी टेक्निकल हो सकती है, वो चीज हमने स्पेसिफिकली जा जाके हमने देख ली कि इस फॉर्म में क्या डिटेल देनी है। वही डिटेल आपको यहाँ पे भी देनी है। जो टेक्निकल चीज थी इसकी वो है पेमेंट से रिलेटेड चीज प्लस फिर सबमिट करवाने से रिलेटेड चीज। सही है। वो दोनों चीजें सब फॉर्म में सारे के सारे फॉर्म में सिमिलर होंगी। सही है। तो उसमें हमें फिर फर्दर डिटेल में जाने की इतनी खास ज़रूरत नहीं है। अब आपके जो भी नीड है उस नीड को देखते हुए यहाँ पे जो फॉर्म्स आपको मिल रहे हैं वो फॉर्म आप यहाँ से फाइल कर सकते हैं। सही है। नेम रिजर्वेशन का ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है फिर भी नेम रिजर्वेशन का आ रहा है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि आप कंपनी का नाम चेंज करना चाहें तो यहाँ से नाम चेंज किया जा सकता है। सही है। इजी एग्जिट रेगुलेशन के अंडर में ये प्रोसेस पहले ऑनलाइन नहीं था, ये अब ऑनलाइन आ गया है। सही है। अगर आप इजी एग्जिट चाहते हैं, आप कंपनी को जो है वो वाइंड अप करना चाहते हैं, वाइंडिंग अप के प्रोसेस में जाए बगैर, आपको लगता है कि आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं है, कोई एसेट ऐसा नहीं है जो रियलाइज करने की ज़रूरत हो, बहुत छोटी सी कंपनी है, चीज़ें नहीं कर रही है, ऑपरेशन बंद है इसके, आप उसे इजी एग्जिट के थ्रू जो है वो वाइंड अप कर सकते हैं। फॉर्म सी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मिसलिनियस ये है कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि किसी भी फॉर्म के अंडर में रिक्वायर है, आपको वो सबमिट करवानी है और आप उस फॉर्म के अंडर में सबमिट नहीं करवा पा रहे हो किसी भी वजह से, तो वो चीज़ मिसलिनियस के थ्रू जो है वो एससीसीपी को सबमिट हो जाती है। मिसलिनियस में जाएंगे या मिसलिनियस में गए, सिंपल हमें उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है, जब हम सबमिट करेंगे तो हमें अटैचमेंट की ऑप्शन आएगी, हम उसे अटैच करें जो भी डॉक्यूमेंट हम सबमिट करवाना चाहते हैं, सबमिट करवाएं और हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। सही है। मिसलिनियस में ऐसी भी चीज़ें आ रही होती हैं कि जिसपे कोई पेमेंट आपको करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन कोई डॉक्यूमेंट है जो कि आपने फॉर्म कोई सबमिट करवाया था उसमें किसी फर्दर डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है और आपसे बोला जाए कि भाई आप मिसलिनियस में फाइल कर दें। आपने कोई रिटर्न सबमिट करवाया है जबकि प्रीवियस उससे रिलेटेड रिटर्न सबमिट नहीं हुआ हुआ, या आपने कोई रिटर्न सबमिट करवाया और अगला भी रिटर्न आपको सबमिट करवाना है, इसमें ऑनलाइन में लिमिटेशन ये है कि एक आपने सबमिट करवा दिया ना, अब आप फर्दर सबमिट उस वक्त तक नहीं करवा सकते जब तक कि वो एक एक्सेप्ट नहीं हो जाता। सही है। तो अगर कोई फॉर्म थ्री जैसे एग्जांपल ले लेते हैं शेयर इशू से रिलेटेड या शेयर ट्रांसफर से रिलेटेड, आपने थ्री ए है वो सबमिट करवाया, अब दोबारा थ्री ए सबमिट करवाना है और पुराना वाला जो है वो रुका हुआ है, तो दोबारा जो सबमिट करवाने वाली नीड है ना वो आप मिसलिनियस के थ्रू सबमिट करवा सकते हैं। वैसे इस ऑप्शन को डिस्करेज किया जाता है लेकिन कभी कभी रजिस्ट्रार अलाउ करता है कि आप फॉर्म्स जो है वो मिसलिनियस के थ्रू सबमिट करवा दें, लेकिन जो पेमेंट है उसकी वो पेमेंट आपको कंप्लीट करनी होगी। सही है।
पेमेंट से रिलेटेड जो यहाँ पे चीज़ें हैं, अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू जाते हैं तो आपने ऑप्शन बैंक चालान सेलेक्ट किया, वो तो मैंने बता दिया, वो स्पेसिफिक उसी ब्रांच में होगा जिस ब्रांच में आपने सेलेक्ट किया है। क्रेडिट कार्ड अगर आपने सेलेक्ट किया है तो ये जो ऑप्शन है ऑनलाइन पेमेंट, इसमें आप जाएंगे और आपके पास वो पेमेंट अपेयर हो रही होगी यहाँ पे इस पोर्शन में। सही है, इस पोर्शन में वो पेमेंट अपेयर हो रही होगी, आपको चेक करके सेलेक्ट करके मेक पेमेंट पे क्लिक करना है उसके। आप मेक पेमेंट पे जाएंगे, आपको वो एक जैसे आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे होते हैं उसी तरह की एक स्क्रीन पे ले जाएगा जिसमें आपका कार्ड की डिटेल मांग रहा होगा और फर्दर डिटेल्स मांग रहा होगा जो भी है, वो आप सबमिट करेंगे, कोड आएगा, कोड डालेंगे और फिर उसके बाद आपकी वो पेमेंट जो है वो डिडक्ट हो जाएगी, प्रोवाइडेड के ऑनलाइन पेमेंट की डिटेल ऑप्शन आपके कार्ड पे एक्टिव है। ये है क्रेडिट कार्ड की। अगर एडीसी पेमेंट की बात हो रही है तो आप इस ऑप्शन पे आएंगे एडीसी पे। आपने एडीसी पेमेंट आपने सेलेक्ट की हुई थी। एडीसी पेमेंट करने के लिए, सही है, आपको पहले पीएसआईडी जनरेट करनी होगी। जब आपने एडीसी पेमेंट सेलेक्ट कर ली, फॉर्म सबमिट करवा दिया, तो यहाँ पे एक वो एडीसी पेमेंट अपेयर होना शुरू हो जाएगी, लेकिन उसकी पीएसआईडी जनरेट नहीं हुई हुई होगी। आपके पास ऑप्शन है कि आप ये एडीसी पेमेंट रिवर्स करना चाहते हैं, आप कोई दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड या बैंक चालान, या एडीसी ही आप करना चाहते हैं। अगर एडीसी के थ्रू ही आप करना चाहते हैं, एडीसी मतलब आप अपने बैंक के ऑनलाइन सिस्टम में जा करके फिर वहां से पेमेंट कर रहे होंगे। क्रेडिट कार्ड मतलब आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, वो आप इन्हीं के विंडो पे जा करके इन्हें अपनी कार्ड की डिटेल देंगे और वो पे हो रहा होगा। एडीसी का मतलब है आप अपने बैंक के जो ऑनलाइन वेब पोर्टल जो भी उसने दिया हुआ है, आप वहां पे जा करके पेमेंट कर रहे होंगे यहाँ का चालान नंबर डाल करके। पीएसआईडी आप यहाँ से जनरेट करेंगे, पीएसआईडी जनरेट हो जाती है तो आप जा करके उस पीएसआईडी के थ्रू अपने बैंक से ऑनलाइन पेमेंट कर रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये एडीसीएम मैं चेंज कर लूँ तो यहाँ पे आपको जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है, चेंज का आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा कि आप चेंज करना चाहते हैं इसे, आप चेंज पे क्लिक करें। इससे होगा ये कि आपने जो फॉर्म सबमिट करवाया होगा ना, वो फॉर्म इमीजिएटली कैंसिल हो जाएगा, वो फॉर्म कैंसिल होगा और आपको दोबारा से फॉर्म फिल करना होगा और ये सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा देनी होगी, पेमेंट की भी और बाकी भी इन्फॉर्मेशन वो दोबारा देंगे। फिर उसके बाद जो भी पेमेंट की आपने डिटेल दी है उसके थ्रू काम हो जाएगा। सही है, जहां तक कोई क्वेश्चन? मेन जो इम्पोर्टेंट चीज थी इस पूरे सेशन में वो इन नोट्स की कंप्लीशन है। इन नोट्स में जो डिटेल दी हुई है इसके इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मेन इम्पोर्टेंट हैं। सही है, वो हमने कवर कर लिए सारे के सारे। बाकी ऑनलाइन पोर्टल जब आपके सामने एक चीज़ अवेलेबल है ना तो उसको अंडरस्टैंड करने में कोई देर नहीं लगती। सही, वो आप काम कर ही लेते हो, आपको बस ये पता हो कि हाँ ये फॉर्म्स किस पर्पस के लिए कौन सा फॉर्म है और उस फॉर्म को कब फाइल करना है, कैसे फाइल करना है, उसके साथ क्या क्या अटैचमेंट देनी है। वो इन्फॉर्मेशन हमने इन नोट्स के थ्रू आपको दी और हमने 4 सेशन उसके ऊपर लगाए। सही, 5वें में भी थोड़ा सा टाइम उसके ऊपर लगाया लेकिन थोड़ा वो बोरिंग था, कोई ऐसा इशू नहीं। लेकिन आ, ये पोर्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। बाकी जो वेब पोर्टल दिखाया गया वो इतना ख़ास मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। जब आपके पास ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है जो हमने 4 सेशंस में दी, तो फिफ्थ वाले की तमाम चीज़ें आप सिर्फ और सिर्फ चीज़ें सामने देख कर ही कर सकते हो। जो मेजर पॉइंट थे जहाँ पे पर्सन अटकता है, जहाँ पे पर्सन को किसी गाइड की ज़रूरत होती, वो क्या थी? पासवर्ड चेंज करने वाला पॉइंट, वो मैंने बता दिया। अगर आप ईमेल आईडी आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे? दूसरा पॉइंट था आपका, लोग अटक जाते हैं कि साइन की ऑप्शन नहीं आ रही, बैंक चालान जो है वो उसकी ऑप्शन नहीं आ रही, वहां पे अटक जाते हैं। तो वो मैंने बता दिया कि हर लिस्ट के हर आइटम को व्यू करके सेव करेंगे तभी आपके वो ऑप्शंस ओपन होंगे। तीसरा, जब आप कोई फॉर्म सबमिट करते हैं तो वहां पे सबको साइन करना ज़रूरी है। कुछ फॉर्म्स हैं जिसपे सबके साइन आएंगे, कुछ फॉर्म्स हैं जिसपे सिर्फ सबमिट करवाने वाले के साइन आएंगे। तो जिसके साइन आने हैं वो कैसे साइन करेगा वो प्रोसेस बता दिया।
फिर बैंक की डिटेल का बता दिया कि बैंक चालान जो आप जनरेट कर रहे हैं वो आप स्पेसिफिक उसी ब्रांच में सबमिट करवाएंगे। इसके अलावा एडीसी और क्रेडिट कार्ड की पेमेंट का बता दिया। इसके अलावा ये बता दिया कि कौन सा फॉर्म कहाँ पे मिल रहा है। सही है, ये आपको बता दिया। अब कोई फॉर्म अगर वहाँ पे नहीं मिल रहा है, ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो आप जो फॉर्म्स रेगुलेशन में मौजूद है उसका प्रिंट आउट लेकर के उसे फिल करके आप मैनुअली भी सबमिट करवा सकते हैं। अगर मैनुअली सबमिट नहीं करवाना है तो आप मिसलेनियस प्रोसेस के थ्रू भी सबमिट करवा सकते हैं, लेकिन उसमें भी फीस मैनुअल की ही जाएगी। सही है। कोई क्वेश्चन इस पूरे सेशन से रिलेटेड अगर है तो वो पूछ लें, नहीं तो फिर हम सेशन जो है वो एंड कर लेते हैं। इस पूरे सेशन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। आज हमने ये जो पूरा सेशन था कॉरपोरेट रिटर्न फाइलिंग का, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और जैसे मैंने बोला था ये 2 घंटे पे नहीं जाएगी, मेरे ख्याल से 1.5 घंटे पे ये पूरा कंप्लीट हो रहा है। ये हो गया है 1.5 घंटे पे कंप्लीट। सही है। कोई क्वेश्चन है किसी का? चलें फिर एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।